साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको इतिहास के पन्नों में ले चलते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास बहुत बड़ा है, देश भी बहुत बड़ा है, भारतीय इतिहास भी बड़ा है, उसमें विभिन्नताएं बहुत हैं। ये वंश, वो वंश, ये वंश, ये वंश, चूंकि काफी विशाल देश है, तो विशाल देश में छोटे छोटे राज्य भी रहे हैं। जैसे राजपूतों का राज्य बहुत छोटा छोटा रहा, इनका काल भी बहुत संक्षिप्त है। 647 ईस्वी से 1200 तक ही राजपूताना काल रहा है, उसको राजपूतों का काल कहते हैं। तो ये एक बहुत सी 500-600 वर्षों का समय है। पूरी तरह से 600 वर्ष भी नहीं हुए, 400-500 ही है। और ये बड़ा संक्रमण काल है। संक्रमण काल इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन का राज्य जो है वो 647-48 तक रहा। हर्षवर्धन से पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस देश में एक महागद्दार पैदा हुआ था, पुष्यशुंग मित्र, जिसने इस भारत को बर्बाद कर दिया। और मौर्यों का राज्य समाप्त होने के बाद पुष्यशुंग मित्र ने ही मौर्यों का राज्य समाप्त किया, भारत की अखंडता को समाप्त कर दिया। जो पहले एक अखंड भारत था, उसको कई हिस्सों में ये टूट गया, क्योंकि पुष्यशुंग मित्र कोई शक्तिशाली नहीं था, धूर्त था, पाखंडी था और गद्दार था। वो मौर्यों का सेनापति भी रहा, रसोइया भी रहा, फिर भी उस राज्य में उसने तहस नहस किया। उसका राज्य तो एक साकेत, जो आज अयोध्या है, उसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा था। बाकी जगहों में अराजकता फैल गई, जिसको जहां जैसे जो जितना शक्तिशाली था वो अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह एक लंबा इतिहास तो वो भी है। हर्षवर्धन तक हम आ जाते हैं। हर्षवर्धन के समय शक आए, हुण आए, युचि आए, तमाम परिवर्तन हुए। उसके बाद हर्षवर्धन के राज्य की समाप्ति के बाद राजपूत युग आया। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी या उनके राज्य के बारे में भी काफी विसंगतियां हैं, काफी मतभेद हैं। कोई कहता है ये बाहर से आए विदेशी हैं, और कोई कहता है यही के छोटे मोटे राजा थे। राजपूत काल जो है कोई अखंड भारत नहीं था, वो छोटे छोटे राजा थे। इन छोटे छोटे राजाओं के कारण भारत अनेक भागों में बट गया। 1112-13 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम आया, वो अरबियन था और अरब का आक्रमण हुआ। फिर धीरे धीरे उधर से पश्चिमी एशिया से वो जो छोटे छोटे समूह थे, उन्होंने भारत को लूटा, क्योंकि भारत में अराजकता फैल चुकी थी। भारत में धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड आडंबर फैल चुका था। भारत में कोई एकता नहीं रह गई थी, जैसा मौर्यों के समय में था। तो जब छोटे छोटे ग्रुपों में बट जाएंगे तो उनका पतन होना आसान है। तो वही पतन हुआ। 1200 ईस्वी तक मुगलों का पश्चिमी एशिया के कई ग्रुपों का शासन स्थापित हो चुका था। एक तरह से कह लीजिए मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। वो भी छोटे छोटे थे, वो भी टुकड़े टुकड़े में थे, और ये राजपूत भी टुकड़े टुकड़े में। राजपूतों में एकता कभी नहीं रही, कभी एकता नहीं रही, क्योंकि ये बहुत सूझबूझ के, बहुत देश प्रेमी या बहुत बुद्धिमान नहीं थे। बस ये कह लीजिए कि थोड़ी सेना बनाई, थोड़े लोगों को इकट्ठा किया और थोड़ा राज्य पा गए, बस उसी में मगन थे। इस तरह से मुसलमानों का राज्य स्थापित होना शुरू हो गया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। और वो धीरे धीरे
647 में हर्षवर्धन का राज्य समाप्त हुआ। 648 से लेके 1200 तक पूरी तरह से ये भारत जो है मुस्लिमों का गुलाम करीब करीब हो चुका था, या बहुत हिस्से में वो फैल चुके थे। तो ये 550 साल में मुसलमानों का राज्य इस देश पर कायम हो गया। पहले अरबियंस आए, फिर सैयद आए, फिर बारी बारी से गुलाम वंश ये वो तमाम जो है आते रहे। तो इस तरह से उनका शासन हो गया। और इधर थोड़े बहुत राजपूतों का भी शासन थे। राजपूतों में कोई एकता नहीं थी, और कुछ यहाँ के लोग भी मिल गए थे, तो कोई एकता नहीं कायम हो सका, जिसकी वजह से छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई और उनका पतन होता रहा। राज्य नए बनते रहे, पतन होता रहा, राज्य बनते रहे। अंततः 1200 तक जाते जाते मुस्लिमों का शासन यहाँ स्थापित हो गया था। नवचंद्रपुरी, हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त, मंगल सूत्र कृति, पाल चरित्र, पृथ्वीराज रासो इत्यादि जो है, इन ग्रंथों के आधार पर ये तथ्य निकल करके आए। उसमें एक पृथ्वीराज भी राजा थे, जयचंद भी राजा थे, और तमाम लोग थे। इस प्रकार राजपूतों में एकता न होने की वजह से और छोटे छोटे राज्य होने से भारत का पतन हुआ, और भारत जो है मुस्लिमों का आधिपत्य हो गया। मुस्लिम बाहर से आए थे, वो काफी वीरता से लड़ते थे, क्योंकि उन्हें एक नई जगह पर अपने को स्थापित करना था। तो बहुत सूझबूझ, वीरता, एक रक्षा करने में अपनी और एक आक्रमण करने में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आक्रमण करने के लिए ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा दिमाग चाहिए, और ज्यादा हर चीज की अधिकता होनी चाहिए। जन धन भी होना चाहिए, सूझबूझ भी होना चाहिए, बहादुरी भी होनी चाहिए। हर चीज होनी है, तभी आप आक्रमण कर पाएंगे, अन्यथा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मुस्लिमों ने आक्रमण सुनियोजित तरीके से किया, जबकि राजपूत आत्मरक्षा करते रहे। तो आत्मरक्षा करने में उतने सूझबूझ की जरूरत नहीं पड़ती है, बस दिमाग लगा रहता है कि हमारी रक्षा हो जाए, हम बच जाए। ऐसी स्थिति में इनका पतन होना निश्चित था, और पतन हुआ। और राजपूतों का काल कोई खास नहीं है भारतीय इतिहास में, और केवल सो है। बहुत आसानी से मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी ने आसानी से दबोच लिया, और पृथ्वीराज के राज्य का भी पतन हो गया, पृथ्वीराज भी समाप्त हो गए। लोग इतिहास में कहते हैं मोहम्मद गोरी भी समाप्त हो गया, लेकिन उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और पृथ्वीराज के बाद कोई ऐसा राजपूत राजा नहीं बचा था जिसका पतन न हुआ हो, या जो मुस्लिमों से लड़ सके। इस बात की पुष्टि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, उन्होंने क्षत्रियों की उत्पत्ति के संबंध में, तथा विलियम टॉर, बी.ए. स्मिथ और भारतीय इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद एवं डी.आर. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने की अनुशंसा की है। ब्राह्मणों का पतन पहले ही हो चुका था, ब्राह्मणों की कोई अस्मिता नहीं थी, तो देश के अंदर एकता ही नहीं थी। देश के अंदर विभिन्नता, ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण भी यूरेशिया से आए थे। तो ये सब विदेशी मूल के थे, और लड़ाई भारत की धरती पर हो रही थी। भारत धरती के मूल निवासी जो थे वो छोड़ के भाग चुके थे, और ये उत्तरी भारत में ही ये स्थिति थी। दक्षिणी भारत में कोई स्थिति नहीं थी। दक्षिणी भारत में न तो राजपूतों का कोई आक्रमण हुआ, नहीं तो ब्राह्मणों का ढोंग पाखंड आडंबर फैला, और नहीं विदेशियों का आक्रमण जो है दक्षिणी भारत में हो पाया।
एक चीज और भी बहुत ही मार्केबल है, बहुत ही सही है कि यूरेशिया से ब्राह्मण आए, क्षत्रिय भी आए, गाय भी आई, और ये उत्तरी भारत में ही आए, क्योंकि दक्षिणी भारत में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था उस समय। दक्षिणी भारत उस समय जाया नहीं जा सकता था, तो ये उत्तरी भारत में आए यूरेशिया से। दक्षिणी भारत में बेन इजराइल से कुछ यहूदी आए। वो यहूदी जो है कोकण में आकर के स्थापित हुए, वो समुद्र के किनारे किनारे कोकण में स्थापित हुए। कोकण से वो महाराष्ट्र में आ गए, फिर वो शिवाजी के समय में पेशवा बन गए, और पेशवा बन करके उन्होंने भारत में कहर ढाना शुरू कर दिया। भारत के लोगों का वजूद समाप्त करना का। आप जानते हैं यहूदी क्या है। आज भी यहूदियों को देख लीजिए अब क्या हो रहा है इजराइल में। पूरा एशिया डिस्टर्ब्ड है, पूरा एशिया जो है असंतुलित है, पूरा एशिया जो है तरह के अंतर्गत चल रहा है। युद्ध हो रहे हैं और अंधाधुंध युद्ध हो रहे हैं, और युद्ध कभी समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये यहूदियों का नेचर है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं, बड़े श्रूड होते हैं, चालाक होते हैं। वही हालत है जो बेन इजराइल से आए, यहाँ जो है वो पेशवा बन गए, पेशवा ब्राह्मण बन के है यहूदी लेकिन ब्राह्मण बन करके आ गए। यहाँ ब्राह्मण का उन्होंने एक धारण कर लिया, एक उपाधि ले लिया। यहाँ देखा कि ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत है और ब्राह्मण यहाँ राज कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया, और उन्होंने एक अपनी संस्था बना ली जो आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है। वो यहूदियों की संस्था है, वो यहूदी मूल के लोग हैं जो ब्राह्मण बन गए हैं। तो इस तरह से विदेशियों का शासन यहाँ है अभी। उन्हें अपने देश, इस देश से कोई लगाव नहीं है। इस देश के बारे में वो कभी नहीं सोचते हैं। आप देख चुके हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, इस देश के अर्थव्यवस्था में उनकी कोई भूमिका नहीं रही, इस देश का शोषण करने में उनकी भूमिका है, इस देश को अव्यवस्थित करने में उनकी भूमिका है, इस देश को छिन्न भिन्न करने में उनकी भूमिका है। क्योंकि जब तक ये देश छिन्न भिन्न नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा यहाँ, तब तक उनकी दाल नहीं गलेगी, और तब तक वो इस देश में अपना शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये पेशवा ही थे जिन्होंने गले में हाड़ी लटका दिया, दलितों के पीठ पे झाड़ू बांध दिया और ब्लाउज टैक्स लगा दिया। शिक्षा के बारे में तरह तरह के ज्योतिबा फुले को उन्होंने परेशान किया, और अंततः जो है अंग्रेजों का सहयोग मिलने के बाद ही जो है शिक्षा की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। तो उन्होंने इस देश में, ये विदेशी हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं विदेशी हैं, इनका इस देश से कोई प्रेम नहीं है। इस देश की न व्यवस्था से प्रेम है, न यहाँ के मूल निवासियों से प्रेम है, न दलित और पिछड़ों से प्रेम है, और न ही इस देश की अस्मिता उनकी अस्मिता से जोड़ी हुई है। वो यहूदी हैं, यूरेशिया से आने वाले। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग तो भाई बदल ही गए हैं, कुछ उत्तर भारत में भी बदल गए, कुछ दक्षिण भारत में भी बदल गए, लेकिन ये बीच बीच में उभरते रहते हैं, ये बीच बीच में अपनी असलियत दिखाते रहते हैं, ये बीच बीच में जोर आजमाइश करते रहते हैं। तो आज भी यहाँ विदेशियों का शासन है। अब वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वापस जाने में वो खतरा है। मुस्लिम भी नहीं वापस गए, मुगल भी नहीं गए वापस, वो भी यही रह गए, क्योंकि इससे अच्छा देश कहाँ मिलेगा जहाँ हर तरह की जलवायु है, जहाँ हर तरह का अन्न पैदा होता है, जहाँ हर तरह का कल्चर है। मतलब ये मैं कहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। इतिहास कमजोर जरूर है, लेकिन भूगोल इतना ज्यादा पुष्ट है, भूगोल इतना ज्यादा अच्छा है कि वो इतिहास की भरपाई करते रहा है। और यहाँ का भूगोल
हर तरह से, हर दृष्टिकोण से यहाँ बारिश भी होती है, यहाँ जाड़ा भी पड़ता है, यहाँ गर्मी भी पड़ती है, यहाँ हर तरह की फसलें भी पैदा होती हैं। और यही इसका दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ लोग आकर के बसे, क्योंकि पश्चिमी एशिया में वो स्थिति नहीं है जो भारत में है। तीन तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ है। हालांकि बेन इजराइल वाले हैं या यूरेशिया वाले हैं, इस देश का शोषण जितना कर सकते थे उन्होंने किया, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ बहुत ही कट्टर हैं, बहुत ही बददिमाग हैं, बहुत ही स्वार्थी हैं और बहुत ही निकृष्ट तरीके के हैं, जो जिनकी अस्मिता इस देश से नहीं मिलती है, या जिनका एक अंतःकरण इस देश के प्रति जागृत नहीं हो पाया है। अंतःकरण जागृत होना बहुत जरूरी है। दलित और पिछड़ा कहाँ जाएंगे? न तो पश्चिमी एशिया में जा सकते हैं, न तो यूरोप में जा सकते हैं, न तो अमेरिका में जा सकते हैं। एक तो वो दीनहीन है, अशिक्षित हैं, मूर्ख हैं, उनके पास धन दौलत भी नहीं है, तो इस तरह से राजनीतिक रसूख भी नहीं है। तो इस तरह से परिस्थितियां अब भी विपरीत बनी हुई है और लड़ाई चल रही है। देखिए उस लड़ाई का अंततः क्या होता है। एक इसमें दो धूमकेतु पैदा हुए, एक तो महामानव भगवान बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने इनकी संस्कृति को, इनकी चीजों को पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। फिर अशोक के जमाने तक, मौर्यों के जमाने तक रहा और फिर वो बदलना शुरू हो गया। फिर मुसलमान आ गए, फिर तमाम आक्रमण हुए इस देश पर। क्यों आक्रमण हुए? अगर यहाँ कुछ था ही नहीं, पठार होता तो काहे लिए आक्रमण होता? यहाँ धन धान्य था, जो कहा जाता है ये सोने की चिड़िया थी, जो कहा जाता है ये विश्व गुरु था। अब दोबारा एक विश्व गुरु आए हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और इस देश को तहस नहस कर रहे हैं। तो तरह से इस देश का एक इतिहास है, भूगोल है, सारी चीजें हैं और कुछ लोगों ने इस देश को ही अपना देश मान लिया। मुगल यहीं बस गए और आज भी हैं। अंग्रेज तो नहीं बसे क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रही थी और अंग्रेजों ने इतना निचोड़ा इस देश को, इतना निचोड़ा, उतना तो मुगलों ने भी नहीं निचोड़ा। मुगलों ने तो अपना इतिहास बनाया और अपना इतिहास भी यहीं दफन कर दिया। उनका इतिहास भी भारत का इतिहास हो गया, उन्होंने भारत को समर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों ने इसको लूटा, लेकिन अंग्रेजों ने विकास किया। अंग्रेज जाहिल नहीं थे। मुसलमान और ये तथाकथित हिंदुओं की तरह से उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, सड़कें बनवाई, वायुयान चलवाए, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किए। जो द्रोणाचार्य की शिक्षा थी वो खत्म हो गई और वो अंगूठा काटने वाली संस्कृति भी समाप्त हो गई और महाभारत में द्रोणाचार्य ने सब कुछ जो है गंवा दिया और साथ साथ कौरवों और पांडवों को भी सत्यानाश कर दिया। तो द्रोणाचार्य वाला कल्चर नहीं है। अंग्रेजों ने यहाँ का कल्चर भी बदल दिया। यहाँ एक रिनेशा लाया, जागरण हुआ, पुनः जागरण हुआ और आज उसी स्थिति में अभी चल रहे हैं। देखिए कब तक चलते हैं, क्योंकि जनता अभी भी बेहोश पड़ी है और जनता समझ नहीं पा रही है कि ये नारे बटोगे तो कटोगे खुद बांट रहे हैं और नारा भी दे रहे हैं और तमाम नारे हैं, तमाम जुमले हैं, आप देख ही रहे हैं। जुमलों नारों के अलावा और कोई काम तो हो नहीं रहा है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ इन 10-15 सालों में, 20 सालों में, जिससे कहा जा सके कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत के लोग हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर ने जरूर इसका काया पलट किया और जो मनुस्मृति में लिखा था उसका खात्मा हुआ और संविधान बना। मनुस्मृति पर भी एक दिन बोलेंगे। तो इस तरह से जो है भारत की अस्मिता अभी भी खतरे में है। इन विदेशियों के कारण अभी भी भारत की अस्मिता खतरे में है और कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि पिछड़े और दलित वीडियो को ध्यान से पढ़ें, समझें, समझाएं एक दूसरे को और इस भारत देश को बचाना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने इस देश को बचा लिया। तो इस तरह से एक छोटा सा इतिहास है जो मेरी समझ में आया, मैंने बताया। अभी बहुत कुछ बताने को बाकी है। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, इसकी सारगर्भिता को समझिए और दूसरों को भी बताइए। कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी दलितों और पिछड़ों पर है। तो दलितों और पिछड़े हैं, वो दलित और पिछड़ा नामी है, तो उनको तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनको ज्यादा सूझबूझ लानी चाहिए, उनको एकता करनी चाहिए। और एक और आग्रह हम हर वीडियो में करते हैं, इन सरकारों को बदलते रहिए। ये सरकार आपके लिए खतरे की घंटी है। हर सरकार को बदलते रहिए, हर 5 साल बाद दूसरी सरकार आ जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।